गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 2 फरवरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दिस देयर विल बी अ सेकंड लेक्चर जो कि बजट के ऊपर रहने वाला है, वो इसके बाद पब्लिश किया जाएगा आज के दिन ही। उसमें बजट रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जो 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं टॉपिक्स की तरफ जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 10 टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वी शेप्ड रिकवरी के बारे में जानेंगे। इवन दिस इज एसोसिएटेड विद बजट एंड अभी जो कोविड-19 के बाद किस तरीके से रिकवरी देखी गई है। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स को लेकर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रज्ञाता क्या है, न्यूज में दिया गया था, इसके बारे में जानेंगे। फिस्कल डेफिसिट को डिस्कस करेंगे। सीजीए के भी बारे में मेंशन किया गया था, इनके बारे में जानेंगे। देन हमारा डिस्कशन एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर होगा। यूनेस्को को लेकर एक डिस्कशन होने वाला है। एंड देन पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। रिसेंटली न्यूज में था, क्या न्यूज थी वो भी देखेंगे। मैप क्वेश्चन एक और हमारा रहने वाला है। अगेन न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट जगहें थी जिनके ऊपर मैप का क्वेश्चन बनाया गया है। और फाइनली हम एफआईआई के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको ऑल बटन को प्रेस करना है। वंस यू प्रेस द ऑल बटन, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, देन ऑल द नोटिफिकेशन वेदर इट इज रिलेटेड टू लक्ष्मीकांत एमसीक्यूज या फिर दूसरे एनसीईआरटीज के जो वीडियोस हैं उसके और अपकमिंग इकोनॉमी वाले वीडियोस भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आपको आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज उसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर द मेंबरशिप। यहाँ पर आपको वेरियस टाइप की मेंबरशिप्स जो है वो भी मिल जाएंगी। रिवीजन के वीडियोस आई एम प्रीटी श्योर आप कर रहे होंगे और अपने आंसर्स जो है वो भी रजिस्टर करा रहे होंगे। चलते हैं एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सो अगर 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन। और अगर लेस देन 6 आपने स्कोर किया है तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं और वहां पर दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत होती है। और अगर आप 6 और उससे ज्यादा आपका स्कोर आता है तो वहां पर 24 आवर्स में एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा वी शेप्ड रिकवरी को लेकर है। रिसेंटली न्यूज में मेंशन किया गया था। वी शेप्ड रिकवरी के बारे में आपने देखा होगा काफी सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट आते हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी। तो आपको बताना है क्या है ये, क्या ये क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी है, क्या ये सस्टेन्ड रिसेशन है, क्या ये सस्टेन्ड ग्रोथ को दर्शाता है या फिर ये कुछ और ही चीज है। सोचिए इसके बारे में, इजी क्वेश्चन है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार मैप के ऊपर भी दिखाता हूं। बट वी शेप्ड रिकवरी जो थी कोविड-19 के दौरान काफी जल्दी से देखी गई थी। बेसिकली हुआ क्या था, जब लॉकडाउन लगने शुरू हुए तो जो ग्रोथ थी वो काफी नीचे चली गई थी। लेकिन ड्यू टू पावर डिमांड ज्यादा होने की वजह से, जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होने की वजह से, रेल फ्रेट की कलेक्शन ज्यादा होने की वजह से एकदम से इकोनॉमी के अंदर रिकवरी देखी गई थी। तो जो डिप आया था वो भी एकदम से आया था कोविड-19 की वजह से, और जो रिकवरी देखी गई वो भी एकदम से देखी गई। तो ये वी के आकार की बन जाती है, वी की शेप की बन जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वी शेप रिकवरी। कई बार आपको ये यू में भी देखने को मिलेगी जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी करने में। कई बार ये जे शेप की भी होती है जिसमें और भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिकवरी करने में। तो इस तरीके से ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड वन क्योंकि अभी रिसेंटली इसे न्यूज में हमने देखा था। सो दिस इज द क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बी को तो आप वैसे ही कैंसिल कर सकते थे, रिसेशन की बात हो रही है। सी और डी भी यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात करता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन जो है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स को लेकर है। Which of the following indicator या indicators is or are given under bare necessities index? BNI के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? अगर आपको याद हो क्वेश्चन, कल मैंने BNI के बारे में भी आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, और वहां मैंने एक्सप्लेनेशन में ब्रीफली सिर्फ आपको बताया था कि कौन कौन से इंडिकेटर्स इसमें होते हैं। तो आपको यहां पर बताना है कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर। क्या वाटर आता है, व्हाट अबाउट माइक्रो एनवायरमेंट, हाउसिंग, देन डिजिटाइजेशन। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI जो है इट इज बेस्ड ऑन द लार्ज एनुअल हाउस होल्ड सर्वे। तो आपका जो वार्षिक हाउस होल्ड सर्वे होता है उसका जो डेटा होता है उसी के बेसिस पे बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स बनाया जाता है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि सभी स्टेट्स का जो एक्सेस है, जो मिनिमम बेसिक एक्सेस है वो इंक्रीज हुआ है। और कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम भी बताए थे जहां पर एक्सेस सबसे ज्यादा था। अगर आपको याद है, पंजाब हरियाणा के अलावा मैंने आपको और भी स्टेट्स बताए थे, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने आपको मिनिमम एक्सेस वाले स्टेट्स भी बताए थे, वो भी आप मुझे बताइएगा। वहां पर मैंने आपको वेरियस इंडिकेटर्स बताए थे जिसमें वाटर भी था,
माइक्रो एनवायरमेंट भी था और हाउसिंग भी था, ठीक है, लेकिन डिजिटाइजेशन उसके अंदर नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ और भी इंडिकेटर्स बताए थे, अगर आपको याद है बाकी बचे हुए इंडिकेटर्स तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। बीएनआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम के अंदर, रेगुलर बेसिस पे न्यूज में अपीयर हो रहा है ये। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रज्ञाता इज रिलेटेड टू, तो प्रज्ञाता या प्रज्ञाता इज रिलेटेड टू, क्या ये डिजिटल हेल्थ से रिलेट करता है, डिजिटल स्टार्टअप से, डिजिटल सेलिंग से, या फिर डिजिटल एजुकेशन से? रिसेंटली न्यूज में था और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से बताएं। चलिए, तो प्रज्ञाता जो है ये गाइडलाइंस है बेसिकली जो कि डिजिटल एजुकेशन को लेकर लाई गई है, एंड दिस इज डेवलप्ड विद द फोकस ऑन ऑनलाइन ब्लेंडेड डिजिटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली एट होम। तो जो बच्चे घर से ही तैयारी कर रहे थे स्कूल के बंद होने की वजह से, उनके लिए प्रज्ञाता करके गाइडलाइंस जो थी डिजिटल एजुकेशन के लिए वो लाई गई थी। सो इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? इट इज एसोसिएटेड विद डिजिटल एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर है। पूछा गया है फिस्कल डेफिसिट को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग। तो जो गवर्नमेंट की इनकम होती है जब उसको उसकी स्पेंडिंग से कंपेयर किया जाता है तो वो कम पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। हो सकता है a recurring high fiscal deficit means that the government has been spending beyond its means। अगर continuously फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री का ज्यादा है, इससे ये पता चलता है कि जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा, या फिर जितना यहां पे कहें जो स्पेंडिंग का पूरा ट्रेंड है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द मीन्स। मीन्स का मतलब क्या हुआ? इनकम ही हुआ। थर्ड, इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसकी परसेंटेज के तौर पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो अभी सीजीए के द्वारा जो फिस्कल डेफिसिट है इसका डेटा जो है वो रिलीज किया गया है और ये बताया गया कि ये अराउंड 11.58 लाख करोड़ को इसने टच कर लिया, विच इज 145.5% ऑफ द बजट एस्टिमेट। जितना हमने एस्टिमेट किया था उसका 145.5% ये पहुंच चुकी है बाय द दिसंबर 2020, जो अभी पिछले से पिछले महीने का डेटा जो है वो निकाला गया है। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पिछले साल से, मतलब दिसंबर 19-20 से कंपेयर करते हैं, तो लास्ट टाइम ये सिर्फ 132.4% थी। तो यहाँ पे एक इजाफा जो है देखने को मिला जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो एनके सिंह कमेटी फिस्कल डेफिसिट को लेकर बैठाई गई थी 2016 के अंदर, उसने भी रेकमेंड किया था कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और ये जो है 2020-21 तक इसे 2.8 तक हमें लेके आना चाहिए, एंड बाय 2023 तक इसको 2.5% तक कर देना चाहिए। तो ये जो थी रेकमेंडेशन करी गई थी। अब हम आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट कह रहा है कि इट्स अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विद द स्पेंडिंग। इमेजिन करिए कि आपके पास जेब में 100 रुपए हैं और आप खर्चा कितना कर देते हैं? आप खर्चा 145 रुपए का कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट, जो कि अभी गवर्नमेंट की पोजीशन दिख रही है। ठीक है, यहां पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे मिलती जुलती स्टेटमेंट है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। अ रेकरिंग हाई फिस्कल डेफिसिट मींस कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है और उसके पास मींस कम है। तो वही बात हुई ना कि आपकी इनकम कम है लेकिन खर्चा आप ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट कुछ हद तक ठीक भी होता है, क्योंकि यहां पे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रही है, वहां पर खर्चा कर रही है ताकि आगे आने वाले टाइम में उसे रिटर्न मिल जाए। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ये सही रहती है, जैसे कि एनके सिंह कमेटी ने यहां पर कुछ हिदायतें दी थी कि इतने परसेंट ये होनी चाहिए। इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्योंकि एनके सिंह कमेटी की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो यही कहा था कि 3% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, फिर उसे रिड्यूस करते करते आप 2.5% ऑफ जीडीपी तक इसे ले आइए। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में एक बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन था वो बता दिया, और करंट अफेयर से भी उसे रिलेट करके आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीजीए, क्योंकि सीजीए का जिक्र हुआ था कंसर्निंग दिस फिस्कल डेफिसिट का डेटा, तभी ये क्वेश्चन बनाया गया है। सीएजी के बारे में काफी लोगों को पता है, लेकिन सीजीए के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहां पर बताएं, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं? इट इज द या ही इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हो सकते हैं। द ऑफिस ऑफ सीजीए प्रिपेयर्स मंथली एंड एनुअल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोइंग्स एंड वेरियस फिस्कल इंडिकेटर्स फॉर यूजी, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट के लिए। वो काफी सारे यहाँ पे एनालिसिस को प्रिपेयर करते हैं, मंथली बेसिस पे भी और एनुअल बेसिस पे भी। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे यस,
जो हमारी केंद्र सरकार होती है उनके लिए हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, सीजीए जो होते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो एक्सपेंडिचर से लेकर रेवेन्यू, बोरोइंग, वेरियस फिस्कल इंडिकेटर्स, उनके एनालिसिस को प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो मासिक तौर पे हो या वार्षिक तौर पे हो, एनुअल बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, ऐसा किया जाता है। एंड ही इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। बट क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं? तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर तो आते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर उनका ऑफिस आता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले हम एक बार जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की हमारी सीरीज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। किस वजह से? तो अभी 150 डेज रह गए हैं, तो यहां पर मैं आपको वैसे सजेशन भी देना चाहूंगा कि जो कंसोलिडेशन है वो जरूर करिएगा, मॉक टेस्ट जो है वो जरूर लगाइएगा, और आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा। बेसिक चीजें क्या है? आपकी स्पेक्ट्रम आपकी बेसिक बुक के अंदर आती है, लक्ष्मीकांत आपकी बेसिक बुक के अंदर आती है, आई एम प्रीटी श्योर एनसीईआरटी और सीसीईआरटी को आपने कवर किया होगा, वो आपकी बेसिक बुक्स के अंदर आती है। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी तक ही लिमिट कर सकते हैं, 11-12 की एनसीईआरटी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के लिए भी एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इन सब सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद इकोनॉमी के अंदर भी आप जो करंट अफेयर्स होता है उसको कवर कर सकते हैं, इवन एनसीईआरटीज को भी कवर करना जरूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड हियर, दे विल बी कंप्लीटेड हियर। तो आप इस सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, और यहां पर Gen 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। सिमिलरली अगर आप 500 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि 2022 के अंदर एग्जाम देना है, सो मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो सीरीज होने वाली है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें फोकस किया जाएगा। इवन वीडियो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस पे आज जैसे एक वीडियो डाला जाएगा विच विल बी रिलेटेड टू काफी बेसिक बेसिक चीजें होती है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स आती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम आती है, इसमें कोर स्कीम कौन सी होती है, नॉन कोर स्कीम्स कौन सी होती है। ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब ये चीजें समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके के जो आपके फाउंडेशन लेवल के जो वीडियोस होते हैं, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी यहां पर कवर कराया जाता है। उसके कंसर्निंग भी वीडियोस डाले जाते हैं, जो कि यूजुअली बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस तरीके की चीजें कवर नहीं करी जाती, क्योंकि वहां पे यही अज्यूम किया जाता है। ये सब चीजें तो आपको पता होंगी, क्योंकि जब हम लोग भी कोचिंग देने चाहते थे तो कोचिंग लेने के टाइम पर जो टीचर्स होते थे, जो फैकल्टी होते थे, ये चीजें नहीं बताते थे, बिकॉज वो एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये तो बेसिक चीजें आपको पता होंगी, बट काफी सारी बेसिक चीजें ही नहीं पता होती, और इसी की वजह से उस बेसिक फाउंडेशन के ऊपर नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है। एक नए स्टूडेंट के लिए, खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसकी फैमिली में पहले कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, तो उसका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो उस हिसाब से नहीं डेवलप किया गया है, जिसने थोड़ी सी लेट डिसीजन लिया है, जिसको उतनी ज्यादा गाइडलाइंस नहीं है या कहीं गाइडेंस नहीं है सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर, तो ये सब चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं उस सिचुएशन के अंदर। तो वो सभी चीजें भी यहाँ पे कवर करी जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट गाइडेंस तो मेरी आपके पास रहने ही वाली है। सो आप इन दोनों सीरीज में से किसी भी एक सीरीज को चूज करके अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है देख लेते हैं। वैसे तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन नीति आयोग से रिलेटेड एक न्यूज थी। आपको बेसिकली नॉर्थ टू साउथ लगाना है, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान को। न्यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, बट मीनवाइल आप इसको लगाएं एक पर्टिकुलर क्रम के अंदर। चलिए, तो रिसेंटली एक प्लान जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट, ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया है ताकि सस्टेनेबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट करी जा सके। किसकी? लिटिल अंडमान की। ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट का अपना यहाँ पे एक आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव था, और वो भी चिंतित थे लिटिल अंडमान को लेकर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लेकर कि किस तरीके से यहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है वो फ्रेजाइल है और इसकी देखरेख करना काफी जरूरी है। 2020 के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करी गई थी। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट अंडमान निकोबार आइलैंड्स विल बी डेवलप्ड एज मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब। ठीक है, और उसके बाद नीति आयोग का ये डॉक्यूमेंट लेके आना, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम मैप के ऊपर देखें तो हम नॉर्थ, लिटिल और मिडिल अंडमान को देख लेते हैं किस तरीके से लोकेट करता है। सो अगर आप देखेंगे दिस इज नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे है आपका मिडिल अंडमान, एंड सबसे नीचे आपका है लिटिल अंडमान। मैंने आपको बताया था कि ये आपको सीक्वेंस में चीजें पता होनी चाहिए, साउथ से नॉर्थ या फिर नॉर्थ से साउथ, दोनों तरीके से। तो सबसे पहले है एन, फिर है एम, फिर है एल, एन एम एल। देख लेते हैं अब अपने ऑप्शंस के ऊपर किस तरीके से दिए गए हैं यहाँ पे, और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले था नॉर्थ, फिर था मिडल, और फिर था लिटिल। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 132। ठीक है, सबसे पहले क्या था नॉर्थ,
फिर क्या था मिडल, और फिर क्या था लिटिल। अगर हम नॉर्थ टू साउथ चलते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे वेरियस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे रखी है कि इंडिया के पास 30 कल्चरल साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आती हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स्ड साइट है। अभी एनुअल इवेंट जो भारत पर्व था उसे 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सेलिब्रेट किया गया था वर्चुअल तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और वहां पर एक देखो अपना देश, ये स्कीम जो थी, ये पर्टिकुलर कैंपेन था बेसिकली, उसको भी चलाया गया था। वर्चुअल पेविलियंस दिखाए गए थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में बात करी गई थी, और हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में भी बताया गया था। तो आपको नंबर जो है बेसिक नंबर है तो पता होना चाहिए। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, आपको नॉट करेक्ट बताना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पे देखिए तो इंडिया के पास 30 कल्चरल साइट्स हैं। अगर आप एक भी साइट का नाम बता पाए कमेंट सेक्शन के अंदर, 1 बाय 1 अगर 30 स्टूडेंट भी अलग अलग साइट्स के नाम बता देंगे तो वो आपकी एक तरीके से 30 साइट्स यहीं पे रिवाइज हो जाएंगी। रट्टा नहीं मारना है, बट एक बार नाम देख लेंगे उसको तो आपकी आंखों के सामने से वो नाम निकल जाएगा। तो एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है तो आंसर करना ईजी हो जाएगा। 7 नेचुरल साइट है तो ये एक नाम भी मुझे बताइएगा, एंड 1 मिक्स साइट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 1 साइट ईच, 1 कल्चरल साइट, 1 नेचुरल साइट एंड 1 मिक्स्ड साइट। ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इतना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेट करता है ये आपको बताना है। रिसेंटली फर्स्ट टाइम इन द कंट्री पेरियार टाइगर रिजर्व इन एक्स स्टेट हैज टेकन अप ट्रेनिंग ऑफ अ टाइगर कब, ताकि उसको तैयार किया जा सके फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए। देखिए आप जानते हैं जानवर जो कि इस तरीके के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, चाहे वो जू के अंदर हो या फिर आपके रिजर्व्स के अंदर पैदा हो, तो ये जो कब होते हैं, बच्चे जो होते हैं, चाहे वो शेर के हों या फिर टाइगर के होते हैं, तो उनको शिकार करना तो सिखाना पड़ेगा ना जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएंगे। अदरवाइज जब वो शिकार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर खाएंगे पिएंगे क्या, और दैट्स हाउ उनकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम जो है पेरियार टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग कराई जा रही है, ताकि उनको नेचुरल हंटिंग स्किल्स जो है वो सिखाई जा सके। और ये कहाँ पर कराया जा रहा है, जल्दी से बताएं कहाँ लोकेट करता है। यस, इट इज इन केरला। द मेजर रिवर्स कौन कौन सी जाती हैं, ऐसे नाम बता सकता है कोई मुझे, कौन कौन सी रिवर्स जाती है पेरियार टाइगर रिजर्व से। एक तो नाम ही है इसका पेरियार, एंड दूसरी है मुलैयार। ध्यान रखिएगा, मुलैयार एंड पेरियार रिवर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए एक बार मैप पे भी देख लीजिए इसे, और आसपास की लोकेशन भी देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9th क्वेश्चन, जो कि अगेन आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। FII फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को लेकर पूछा गया है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है FII को लेकर। इट इज डिस्क्राइब्ड एज डेवोस इन द डेजर्ट। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को डेवोस इन द डेजर्ट भी कहा जाता है। सऊदी अरेबिया का ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है। FII was announced in September 2017 by the Public Investment Fund, Saudi Arabia's main sovereign wealth fund। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज में FII फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में जिक्र किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें यही है कि इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डेवोस इन द डेजर्ट। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है इट इज सऊदी अरेबियाज फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अगर मैं बताऊं FII के बारे में, दैट इज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, इट वाज अनाउंस्ड इन सितंबर 2017 बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबिया का जो मेन सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो कि सऊदी विजन 2030 इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम से रिलेट करता था। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे ठीक हो जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपकी है वो पहली स्टेटमेंट है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज डेवोस इन द डेजर्ट। ध्यान रखिएगा। नाउ इवन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वो है सऊदी अरेबिया की लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस किस कंट्री से बॉर्डर टच करता है। जॉर्डन ऊपर है, इराक। अब तो ये एरिया हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया, आई थिंक आपको अच्छे से ये आपकी विजुअल मेमोरी में रजिस्टर हो जाना चाहिए। अगर आप नीचे देखेंगे कतर से टच हो रहा है, UAE, ओमान, यमन। अगर ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज टचिंग सऊदी अरेबिया, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, और इजराइल, वेस्ट बैंक, ध्यान रखिएगा। गोलन हाइट्स कल मैंने आपको बताया था, इसको लेकर इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेड सी, यहाँ पे मुझे बताया, मैंने आपको एक स्टेट के बारे में बताया था अभी 2 दिन पहले। कौन सी स्टेट थी वो याद है आपको? मारमरा करके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बट दैट वॉज इनकरेक्ट। बट करेक्ट कौन सी थी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको याद है तो। चलिए इस तरीके से रिवाइज करेंगे पिछले 1, 2, 3, 4 दिन का भी, और यहाँ पे करंट लेक्चर के अंदर, तो मेमोरी जो है और भी कंसोलिडेट होती जाएगी, और एग्जाम आते आते ये सब चीजें काफी अच्छे से आपको याद रहने वाली है।
चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर लेट्स से तो आपकी जो चेक है वो पूरा हो जाएगा जो हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे। गोलान हाइट्स, इजराइल, वेस्ट बैंक एंड डेड सी, 4 आपको यहां पर नाम दिए हैं। नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है मैप के ऊपर, तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज यहां पर करेक्ट है। रिसेंटली रशिया बैक्ड पैलेस्टीनियन प्रपोजल फॉर वेस्ट एशिया पीस कॉन्फ्रेंस, तो रशिया ने सपोर्ट किया पैलेस्टीनियन प्रपोजल को। कॉन्फ्रेंस इज इंटेंडेड टू फोकस ऑन अ 2 स्टेट सोल्यूशन। आप जानते हैं काफी टाइम से इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर 2 स्टेट सोल्यूशन जो है इसकी दरकार करी जा रही है, अंडर विच इजराइल एंड फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट वुड को एग्जिस्ट, जिसके साथ साथ इजराइल के साथ साथ पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर सके। ये चीज होगी या नहीं वो तो बात की बात है, बट यहां पर जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है वो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। कॉन्टिन्यूसली 2-3 साल तक भी यहां पर क्वेश्चंस जो थे बनाए गए थे। अब आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ इसको लगाना है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको एक बार मैप पे दिखाता हूं कि करेक्ट आंसर आखिर है क्या। चलिए तो अब यहां पे एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ टू साउथ लगाना है आपको। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको गोलान हाइट्स जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज नंबर 1। फिर ये दूसरा क्या है, इसके साथ साथ नीचे जो शुरू हो रहा है दिस इज इजराइल, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हो जाता है इजराइल। थोड़ा और नीचे आए, ये क्या है, क्या ये वेस्ट बैंक है, यस दिस इज योर वेस्ट बैंक। थर्ड नंबर पे ये आ जाता है। फिर ये क्या है, ये आपका डेड सी है। चौथे नंबर पे ये आ जाता है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से ये ऑप्शंस जो थे वो दिए गए थे। अच्छे से मैप को देख लीजिए। ओके सो नंबर 1 पे क्या था, गोलान हाइट था। उसके नीचे थोड़ा सा शुरू क्या हो रहा था, इजराइल शुरू हो रहा था। फिर उसके थोड़ा सा और नीचे वेस्ट बैंक शुरू हो रहा था और फाइनली डेड सी था। तो ऑलरेडी ये आपको एक क्रम में दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 ऑलरेडी यहाँ आपको क्रम में दिए गए, एक सीक्वेंस के अंदर दिए गए। चलिए दोबारा से एक बार मैप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अभी हम इसे करेंगे 2 मिनट के अंदर रिवाइज, और ये हमारी एक्टिव रिवीजन रहने वाली है। और फिर मैं आपसे वेरियस क्वेश्चंस जो है वो पूछने वाला हूं। चलिए जल्दी से मुझे बताएं वी शेप्ड रिकवरी के बारे में। क्या थी वी शेप्ड रिकवरी, क्या इसमें कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ देखी जाती है, क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी देखी जाती है, क्या था इसके अंदर आंसर। सो यस कोविड-19 के बाद एकदम से क्विक रिकवरी जो हमें देखने को मिली, दैट इज बिकॉज ऑफ द पावर डिमांड जो देखी गई, और फ्रेट जो था रेलवे से भी काफी ज्यादा इकट्ठा किया गया, इसकी वजह से ये सब चीजें हमें देखने को मिली। देन बीएनआई के बारे में मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पे वाटर, माइक्रो, एनवायरमेंट, हाउसिंग के अलावा मैंने आपको कुछ और फैक्टर्स बताए थे, वो भी प्लीज बताइएगा। किस किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सेस के मामले में किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। नेक्स्ट इसके बाद हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर हुआ था, और वहां पे मैंने आपसे प्रज्ञाता के बारे में पूछा था। जल्दी से बताएं प्रज्ञाता या प्रज्ञाता क्या है, क्या ये डिजिटल हेल्थ को लेकर है, स्टार्टअप सेलिंग या फिर एजुकेशन को लेकर। और मैंने बताया था दीज आर द गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन, ई लर्निंग, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फिजिकल डेफिसिट की एक ब्रीफ डेफिनेशन अगर आप बता पाएं तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे मैंने आपको काफी इजी तौर पे बताया था कि आमदनी आपकी 98 है, खर्चा रुपए है, और इस केस के अंदर 100 रुपए जेब में है तो 145 रुपए का खर्चा किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपकी एमके सिंह कमेटी थी उसकी जो गाइडलाइंस है आपको पता होनी चाहिए, मेंस में लिखने के लिए काफी आपको हेल्प करने वाली है कि 3% से रिड्यूस करते हुए हमें 2.5% तक इसे लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपसे सीजीए के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिएगा। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली। फिर मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन जो हुआ वहां पर मैंने आपसे पूछा था फॉलोइंग नॉर्थ टू साउथ आपको रखने हैं, और नीति आयोग की जो एक विजन डॉक्यूमेंट था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या था, नॉर्थ, देन मिडिल, देन लिटिल। इसी तरीके से निकोबार में जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जल्दी से मुझे बताएं कितनी कल्चरल साइट है, कोई एक आधा नाम भी मुझे बताएं। 7 नेचुरल साइट्स हैं, 1 मिक्स साइट है, जो भी नाम आपको याद आता है प्लीज बताएं, और एक दूसरे के बताए गए नामों को भी पढ़ लीजिएगा प्लीज। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था पेरियार टाइगर रिजर्व को लेकर, कब को ट्रेनिंग दी जा रही है हंटिंग स्किल्स की, तो केरला के अंदर लोकेट करता है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से चीज करी जा रही है। रिवर्स के नाम बताएं, कौन कौन सी रिवर थी, एक तो परियारी थी, दूसरी थी मोलायार, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी हमने मैप रिलेटेड चीजें देखी थी, एक बार दिखा देता हूं आपको मैं। ओके सो दिस वाज अबाउट सऊदी अरेबिया। हाँ FII के बारे में देखा था, डेवोस इन द डेजर्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सऊदी अरेबिया की लोकेशन,
यहाँ पे देख लीजिए एक बार कौन कौन सी कंट्रीज को टच कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सेंटर में है तो काफी सारी कंट्रीज को चारों तरफ से टच कर रहे हैं। फिर हमने देखा था एक और नॉर्थ टू साउथ मैप रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे ऊपर क्या था, गोलान हाइट्स। सबसे राइट में कौन सा था, सबसे साउथ पोजीशन पे कौन सा था मैप पे देख लीजिए, गोलान हाइट्स के बाद इसराइल का नंबर आया, फिर वेस्ट बैंक और फाइनली आपका डेड सी। यहाँ पे हमारी रिवीजन कंप्लीट होती है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो कि आप मुझे बताएंगे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो प्लीज मुझे बताइएगा गोलान हाइट्स के बारे में। गोलान हाइट्स क्या है, कहाँ पे लोकेट करती है, वन लाइनर आंसर आपको यहाँ पे देना है। देन आपको मेंस के अंदर बताना है आवर बजट इज एन आत्मनिर्भर बजट, डू यू थिंक वुड इट हेल्प टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमी डैमेज ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 से जो इकोनॉमी को डैमेज हुआ है उससे उभरने में ये क्या हमें हेल्प करेगा, ये आपको बताना है मेंस के आंसर के अंदर, मेंस के ग्रुप के अंदर प्लीज बता दीजिएगा इसको। और अभी रिसेंटली इंटरव्यू को लेकर जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, इंडियन एक्सप्रेस में अभी कुछ घंटे पहले ही न्यूज दे रखी थी, पंजाब सीएम फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 70 लॉयर्स टू प्रोटेक्ट द पीपल हु वर अरेस्टेड टू डिसरिस्पेक्ट ट्राई कलर। ट्राई कलर को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया था, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है उन्होंने एक टीम बनाई है 70 लॉयर्स की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके व्यूज क्या हैं इसके ऊपर वो आपको बताने हैं। देखिए आप इस चीज को सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप इस चीज के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, बट जस्टिफिकेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जो इंटरव्यू का ग्रुप है वहां पर इस चीज का आंसर जो है अपना जरूर बता दीजिएगा। और कल रात को हमने 9 बजे लेक्चर किया था बट वी कुड नॉट डू इट क्योंकि जो आपका इंटरनेट था वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मेरी तरफ से ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और इसी वजह से हम नहीं कर पाए थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल वाला लेक्चर भी आज हम टाइमली कर सकें। चलिए, तो यहां पे अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जितना भी आपने स्कोर किया है, और उसे रिवाइज करना मत भूलिएगा। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी कल रात को 10 बजे। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट 10 टॉपिक्स वीडियो।